Hi, welcome to the iTech Education. I am Manish. This is part 4th, Attributes of HTML. In this video, we will learn the given points. First, attributes of HTML. दूसरा href attributes. तीसरा src attributes. Width and height attributes. alt alternative text attribute. lang attribute. Title attribute. सिंगल और डबल कोट्स क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको सीखेंगे कि क्यों और कैसे लगाया इसको जाता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ HTML को समझते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ HTML, सभी HTML एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जो एट्रीब्यूट्स एलिमेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, एट्रीब्यूट्स हमेशा शुरुआती टैग में लिखा जाता है, जिसको हम स्टार्ट टैग बोलते हैं। इस तरह से एट्रीब्यूट्स आमतौर पर एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू के पेयर्स में लिखे जाते हैं, जैसे एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के अंदर। तो इसको हम href एट्रीब्यूट से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ए टैग हाइपरलिंक को परिभाषित करता है। हाइपरलिंक मतलब जैसे कि हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, लिंक जैसा बटन होता है, वो हाइपरलिंक टैग होता है। वो हाइपरलिंक टैग की मदद से वो वैसा दिखाई देता है। href उस पृष्ठ के स्पेसिफाइड URL को निर्दिष्ट करती है जो उसी लिंक पर जाता है जो हमने स्पेसिफाई की होती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, एंकर टैग को हमने एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा है href इज इक्वल्स टू, और इसका वैल्यू हमने दिया है एक गूगल का URL, और उस URL को हमें ओपन करने के लिए जो इंडेक्स दिखाना है वो गो टू दी गूगल सर्च, ये हमें ब्राउज़र पे शो करेगा एज अ लिंक। तो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पहले से कोड बना रखा है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। एक हम नया नोटपैड ओपन करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इसमें क्लिक करा, पेस्ट किया मैंने, ये हमारा कोड है। इसको मैं थोड़ा और ठीक से एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमने कोड लिखा हुआ है, ये हमारा HTML है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दिया था कि ये बेस होता है। HTML जो टैग है वो बेस टैग होता है। इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट टैग होते हैं जो हेड टैग हैं और बॉडी टैग। हेड टैग में हम स्क्रिप्ट, जो हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइलें होंगी या जावास्क्रिप्ट के जो कोड्स होंगे वो हेड टैग में हम लिखेंगे। CSS को भी हम हेड टैग में लिखेंगे। इसके अलावा जो मेटा इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हेड टैग में रहेगी। और जो बॉडी टैग है, जो हमें ब्राउज़र की स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें वेबसाइट लोड होकर दिखती है, वो हमारा बॉडी टैग होता है, जिसमें हम जो भी बॉडी टैग में लाइन लिखते हैं वो सारा कुछ व्यू होता है ब्राउज़र में। तो सबसे पहले हमने एंकर टैग को यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लिया है, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव इस डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ HTML के एक्सटेंशन देके। इसमें मैं नाम दे देता हूँ href.html और सेव कर देते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बन गई है href.html के नाम से। मैं अभी इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके व्यू करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ आया है गो टू दी गूगल सर्च। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा गूगल पेज ओपन हो गया। ये एक और बार करके देखता हूँ, ये देखिए, तो हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। नेक्स्ट है हमारा src एट्रीब्यूट्स। src एट्रीब्यूट्स इमेज, जो हमारा टैग होता है, इमेज एलिमेंट होता है img टैग, उसमें src एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है, जिसमें src में पाथ स्पेसिफाई की जाती है। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल में दिख रहा है। मैं बिना टाइम गवाए इस एग्जांपल को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरा कोड मेरे पास पहले से बना रखा है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये देखिए हमने एक logo.png करके फाइल दी है src में, और वो ये लोगो हमारा डेस्कटॉप पे ये logo.png के नाम से। ये देखिए, तो
जो हमारा रूट फाइल होती है, अगर उस रूट फाइल में ही हमारे पास इमेज रखी हुई है तो हम इसको सिंपली इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो ये सिंपली ओपन हो जाता है। तो हमारा देखिए डेस्कटॉप पे ही लोगो पीएनजी भी है उसी फोल्डर में, और उसी फोल्डर में हमारा ये वेब का जो HTML की जो फाइल है वो भी इसी में है। तो हमारे ये इजीली इसको कैच कर लेगा, यहाँ पर रिट्राइव कर लेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ मैं इमेज के नाम से, image.html। ये image.html सेव कर लेता हूँ इसको। और देखिए डेस्कटॉप पे हमारे पास एक और image.html के नाम से फाइल बन गई। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक करते हैं इसको, ये देखिए इमेज मेरा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए डेस्कटॉप पे image.html के नाम से हमने फाइल बनाई थी। तो ये प्रॉपरली रन कर रहा है। और हम आगे चलते हैं। src एट्रीब्यूट के बाद हमारे पास है URL को src एट्रीब्यूट में निर्दिष्ट करने के दो तरीके हैं। अब ये देखिए दोनों तरीके हम जान लेते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट URL और दूसरा होता है रिलेटिव URL। पहले हम एब्सोल्यूट URL को समझ लेते हैं। बाहरी एक्सटर्नल इमेज के लिंक जो किसी अन्य वेबसाइट पर होस्ट किए जाते हैं, जैसा कि एग्जांपल में दिया है src HTTPS और इस तरह से जो हमारा लिंक है। मेरा ये वेबसाइट है itecheducation.co.in और इसमें मेरे इमेज फोल्डर के अंदर logo.png के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल है। तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी एग्जांपल में ले लेता हूँ। तो मैं इस कोड में जाके अमेंडमेंट कर देता हूँ, एडिट करता हूँ। इसको मैं एडिट करता हूँ। ये जो logo.png है ये तो ठीक है, इसके नीचे मैं एक और ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, कुछ गलत ना हो, इसलिए इसको मैं कॉपी करके कट करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो दूसरा जो हमारा लोगो है वो भी लोगो ही है और सेम लोगो है, लेकिन हमें दो लोगो मिलना चाहिए। मैं इसको मिनिमाइज़ कर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव ऑलरेडी है मेरा, क्योंकि मैंने सेव बटन पर प्रेस कर दिया था। इमेज पे मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास दो इमेज ओपन होनी चाहिए। ये देखिए एक और आ गई। ये मेरे पास ये दूसरी इमेज हमारे पास URL से आई है, और पहली इमेज हमारे पास जो हमारे सोर्स में हमारे पास रखी थी ये लोगो रखा हुआ है, इससे आया हुआ है। तो ये हमारा देखिए पहला हमारा जो एब्सोल्यूट URL है, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, जैसे कि बाहरी इमेज कॉपीराइट के अंतर्गत हो सकती हैं। यदि आपको इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है मिलती है तो आप कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाहरी छवियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसे अचानक हटाया या बदला भी जा सकता है। तो सही बात है, अगर जैसे मान लो मैंने ये URL पे अगर logo.png हटा के logo.jpg कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो उसका एक्सटेंशन क्या है, या उसको बदल दिया गया या हटा दिया गया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे बेहतर होता है रिलेटिव URL। तो हम इसको समझ लेते हैं। रिलेटिव URL क्या है? वेबसाइट के भीतर होस्ट की गई इमेजेस के लिंक, यहाँ URL में डोमेन का नाम शामिल नहीं है, यानी URL का नाम बिल्कुल नहीं शामिल है। URL को छोड़ के हमारे जो रूट URL है, रूट जो फोल्डर हैं, डायरेक्टरी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यदि URL बिना स्लैश के शुरू होता है तो यह वर्तमान पृष्ठ के सापेक्ष यानी रिलेटिव होगा। जैसे कि एक उदाहरण समझ लेते हैं, ऐसे तो आपको नहीं कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। src = logo.png, जो logo.png ये इसकी वैल्यू src की। यदि URL स्लैश से शुरू होता है तो ये डोमेन के सापेक्ष मतलब रिलेटिव होगा। तो जैसे कि src image/logo.png, तो एक बार हम इसको भी समझ के देखते हैं। स्लैश करके मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ, पहले एक नया फोल्डर, ये रहा। इसको मैं बनाता हूँ इमेजेस, किस नाम से? इमेज नाम से। मैं इसको इमेज नाम से बना देता हूँ। ठीक है, इमेज के अंदर मैं इस लोगो को रख लेता हूँ, पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसको। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इमेज स्लैश, और एक और स्लैश लगा दूँ यहाँ पर। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए
ये नहीं आया। और अगर मैंने ये हटा दिया और सिर्फ अकेला इमेज जो फोल्डर है logo.png करा और एंटर करा, ये देखिए दूसरा आ गया। तो ये देखिए मतलब अगर स्लैश लगा रहा हूँ तो मेरा जो एक्सेस कर पाना जो है वो मुश्किल हो रहा है, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ इमेज को। लेकिन अगर मेरे पास जो रूट फोल्डर है मेरा, जैसे डेस्कटॉप मेरा रूट फोल्डर है, उसमें मेरे एक इमेज का फोल्डर है, इमेज के फोल्डर के अंदर मेरी कोई इमेज रखी है और उसको मेरे को एक्सेस करना है, तो मुझे बिना स्लैश के ही एक्सेस करना होगा। ये मेरा आपने देखा लाइव एग्जांपल, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि रिलेटिव यूआरएल का उपयोग करना लगभग हमेशा सबसे अच्छा होता है। यदि आप डोमेन बदलते हैं तो वो ब्रेक नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं और कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक हम इसी को ले लेते हैं itecheducation.co.in। अब ये एक यूआरएल है, अगर मैं यूआरएल पूरा दूंगा, मान लो कल को ये iTech एजुकेशन नहीं रहा या इसने फाइल चेंज कर दी, इमेजेस की जगह इसको img में डाल दिया logo.png, तो मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे चेंज करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे बेहतर मानते हैं रिलेटिव यूआरएल को। ये बहुत ईजिली जैसे कि अगर मेरा ये itecheducation.co.in है, मैंने होस्ट किया हुआ है यहाँ पर, और उसमें मुझे किसी मतलब इस फोल्डर से होते हुए इसमें जाना है, तो मुझे कभी भी इस यूआरएल को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे लिखूँगा image/logo.png। तो ये यूआरएल अगर चेंज भी होता रहेगा, जैसे iTech एजुकेशन की जगह अगर IT एजुकेशन हो गया या कुछ और हो गया, तो मेरे इस जो यूआरएल है इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो किसी भी कुछ भी डोमेन चेंज करते रहें, हमें ये पाथ हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, रिलेटिव पाथ हमेशा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स इमेज टैग में यूज़ होते हैं, जो इमेज की हाइट और विड्थ को निर्देश करती है, और ये पिक्सल में और परसेंटेज में भी हो सकती है। पिक्सल में हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू होता है वो पिक्सल होता है। तो एग्जांपल के लिए हम देखो, ये जो इमेज है हम इसी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम इमेज में ही जाते हैं और इसी को एडिट कर लेते हैं। ये हमने एक दिया 190/114। ये इमेज का अभी logo.png का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो ये दिया हुआ है। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ रन करके। तीसरा लोगो आ गया। अभी देखिए ये भी गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप पे इमेज नहीं है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक डेस्कटॉप पे भी पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट। अभी हम डेस्कटॉप पे भी मिल जाएगा। जो तीसरी हमें ये इमेज नहीं मिल रही थी, तो अब ये मिल गई। ये थर्ड इमेज जो है हमारी वो ये है जो हमने यहाँ पर एंटर करी है। अब मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ, देखिए कैसे होगा। मैं इसको कर देता हूँ 260 और इसको 114 ही रहने देता हूँ। देखिए कैसा क्या आपको डिफरेंस मिलेगा। ये देखिए कुछ विड्थ इसका ज़्यादा हो गया और हाइट उतनी ही है, तो देखिए कुछ अजीब तरह का दिख रहा है, और ये वाला लोगो हमारा सही दिख रहा है। तो इस तरह से आप विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इमेज की, इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। तो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट इमेज टैग के लिए आवश्यक अल्टरनेटिव इमेज के लिए एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट निर्देश करता है। अगर किसी कारण के लिए इमेज प्रदर्शित नहीं हो पाती है, या स्लो कनेक्शन के कारण, या SRC एट्रीब्यूट में कोई एरर होने के कारण, या जब यूज़र स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है तब मतलब ऐसी कोई इशू आता है, तो उस केस में ये अल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो हमें प्रदर्शित होता है। एक एग्जांपल के लिए मैं समझ लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और जो है देता हूँ, PNG की जगह मैं एक और G लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारे पास क्या व्यू मिलता है हमें। ये देखिए, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मिला iTech एजुकेशन, एक ब्रेकेबल इमेज के थंबनेल के साथ, ये आइकॉन के साथ। ये जो iTech एजुकेशन है ये हमें यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना दूँ, इसको हटा दूँ, सेव करूँ और फिर इसको चेक करूँ, ये देखिए वहाँ पर मुझे कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। अगर मैं हैश लगाता हूँ, ये देखिए हैश आ गया। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इमेज शो ना हो तो वो टेक्स्ट शो हो।
यहाँ आप ये भी लिख देते हैं नो इमेज, नो इमेजेस। ये देखिए वो भी शो कर रहा है नो इमेजेस। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग किसी एलिमेंट में स्टाइल को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रंग, फॉन्ट, आकार और बहुत कुछ, जो भी बहुत सारा कुछ दिया हुआ है CSS में। तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे मेरे को इसके कलर को ग्रीन करना है पी टैग के, तो मैं इसी में एक कर देता हूँ, इसी में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। ये देखिए दिस इज़ अ पैराग्राफ एग्जाम्पल, ये ग्रीन कलर में है। ये देखिए ये हमें ग्रीन कलर में दिख रहा है। मैं चेंज करता हूँ इसको रेड में, और अभी हमें रेड में दिखेगा। ये देखिए। तो इस तरह से हम स्टाइल जो हमारा एट्रीब्यूट है, इसका जो वैल्यू है कलर है, और इस वैल्यू की प्रॉपर्टी रेड है। तो प्रॉपर्टी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है। वैल्यू की भी यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लैंग एट्रीब्यूट। वेब पेज की भाषा को डिक्लेयर करने के लिए आपको हमेशा HTML टैग के अंदर लैंग एट्रीब्यूट को शामिल करना चाहिए। यह सर्च इंजन और ब्राउज़र की सहायता के लिए है। निम्नलिखित उदाहरण इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में निर्देश करता है। इंग्लिश मतलब लैंग जो हमारा होता है, ये जो एट्रीब्यूट है वो इसलिए है कि जैसे मान लो मेरा HTML का एक पेज है। अब ये पेज का मैं कुछ तो आइडेंटिटी दूंगा कि कौन सी कंट्री से और किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको शो करने के लिए मैं, या डेट में बहुत सारी इशू आती है ये कंट्री कोड और लैंग्वेज को लेके, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो टाइम जोन होता है वो हमारा इसी पे डिपेंड करता है, जो हमारी पेज की आइडेंटिटी होती है लैंग्वेज और उसकी कंट्री का। तो हम कंट्री को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है, तो लैंग हमारा एट्रीब्यूट है। इसको हमारा वैल्यू जो रहेगा EN स्पेसिफाई करता है इंग्लिश को, मतलब लैंग्वेज को, भाषा को। और US जो है वो यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर इंडिया करना है तो मैं IN कर दूंगा, तो इंडिया हो गया। और मेरे को लैंग्वेज हिंदी करनी है तो मैं इसको HI कर दूंगा, HI-IN। तो हिंदी इंडिया, ये हमारा इंडिया और इसका लैंग्वेज हो गया। तो इससे हमें टाइम जोन कैच करने में आसानी होती है। जो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन होता है वो लैंग पे डिपेंड करता है, और लैंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारे जो डेट है हमारा किस तरह से प्रदर्शित होना है। तो हम आगे चलते हैं। इसको हम सिंपली स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ अभी थ्योरी बता रहा हूँ, बाकी हम आगे भी इसके बारे में समझेंगे। अभी हम समझते हैं टाइटल एट्रीब्यूट को। टाइटल एट्रीब्यूट एक एलिमेंट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी को प्रभावित करता है। टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को टूल टिप के रूप में प्रदर्शित करता है जब आप एलिमेंट पर माउस ओवर करते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में दिया है कि हमारे पास P जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसके अंदर एक टाइटल एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू है दिस इज़ अ टूल टिप, दिस इज़ अ पैराग्राफ लाइन। अब ये पैराग्राफ लाइन पे जब हम माउस लेके जाएंगे तो हमें ये टूल टिप जो इसमें शो हो रहा है वो दिखेगा। तो हम इसको एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। कॉपी करता हूँ मैं इसको, और इसी में ही मैं आपको नीचे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। सेव कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, एंटर। ये देखिए दिस इज़ अ पैराग्राफ लाइन। अब इस पर मैं माउस लेके जाऊँगा तो देखिए क्या होता है। ये दिस इज़ अ टूल टिप, आपको ये दिखा, दिस इज़ अ टूल टिप। तो ये जो है ये टाइटल होता है जो भी हमें टूल टिप में दिखता है। हम जो भी टाइटल में इसको स्पेसिफाई कर देंगे वो इस तरह से हमें शो होगा माउस ले जाने पर। ये बटन पे हम लगा सकते हैं, जैसे कभी हमें बटन क्लिक कराना है और उसके बारे में बताना है। आइकॉन दिया बटन पे, हमने नाम तो दिया नहीं। आइकॉन को स्पेसिफाई करने के लिए कि टूल टिप से ही हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये क्यों है, किस लिए है ये बटन दिया गया। तो हम इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टाइटल आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो लोअर केस में हमें क्यों लिखना चाहिए। लोअर केस और अपर केस के बारे में जान लेते हैं। HTML स्टैंडर्ड को लोअर केस एट्रीब्यूट नामों की आवश्यकता नहीं होती है। टाइटल एट्रीब्यूट और अन्य सभी एट्रीब्यूट टाइटल या टाइटल जैसे अपर केस के साथ लिखी जा सकती है।
मतलब जो हमारा HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप टाइटल जो है स्मॉल में ही लिखोगे या कैपिटल में लिखो, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप टाइटल ही दे रहे हो। तो मैं एक एग्जांपल से आपको ये भी बता देता हूँ। इसको हम यहाँ चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ टाइटल कैपिटल में देता हूँ और सेव कर देता हूँ। देखिए हमें टाइटल मिलता है कि नहीं, कैपिटल में वो हमें रीड कर पा रहा है कि नहीं। ये देखिए टाइटल में भी रीड कर रहा है, कैपिटल में भी रीड कर रहा है टाइटल को, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ये जो हमने लोअर केस में लिखा है वो आपको लोअर केस में ही लिखना है, आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपना जो भी कोड लिखें वो हैबिट बना लें कि आपको लोअर केस में ही लिखना है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको कैपिटल में आई लिखना पड़े इमेज के लिए, तो मतलब ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्मॉल में ही लिखें। आप अपनी हैबिट डालें कि हमारा जो भी टैग रहेगा, जो भी एट्रीब्यूट रहेगा, हम उसको सब स्मॉल लेटर में ही करें, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी वैल्यू होती है वो सभी कुछ स्मॉल में ही होती है। और टाइटल की वैल्यू आप कैपिटल स्मॉल दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कस्टमाइज होती है, कुछ प्री डिफाइंड होती है। जैसे कलर रेड, ये प्री डिफाइंड है और ये आप डिफाइन कर रहे हैं, ये कस्टम वैल्यू है, और ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो वैल्यू का फ़र्क है जगह, मतलब हर एट्रीब्यूट में अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। हम आगे चलते हैं कि जो कोट्स होते हैं, सिंगल और डबल कोट्स, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो डबल कोट्स लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं सिंगल, कुछ लोग लगाते ही नहीं हैं। तो जो लोग नहीं लगाते मैं उनसे ये कहूँगा कि आप कोट्स लगाएं, वो एक अच्छी हैबिट नहीं है। वैसे तो ये वर्क करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा, बट हमारा जो हैबिट होना चाहिए वो डबल कोट और सिंगल कोट का ही होना चाहिए। जैसा कि डब्ल्यू कम्युनिटी HTML में जो कोड्स की डिमांड करता है वो ज़रूरी है, और XHTML जैसे स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट के टाइप के लिए तो भाई कोड्स की तो डिमांड की ही जाती है कैसे भी करके। हमारे जो HTML स्टैंडर्ड है उनमें एट्रीब्यूट वैल्यू के अराउंड कोड की आवश्यकता नहीं होती है, बट ये कि हमें लगाना चाहिए, वो हमें हैबिट में लेना चाहिए, है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में ये रन होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहले डबल कोट्स में आपको बताता हूँ। डबल कोट्स में से हम समझ चुके हैं, ये हमने यहाँ समझा हुआ था, बट ये चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। एंटर, ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा गूगल सर्च हो गया। नेक्स्ट अपन का ये है कि ये बिना जो डबल कोट से इसको लोड करना है, इस URL को। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये होता है कि नहीं। सेव कर लेता हूँ, देन अगेन मैं ओपन करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। ये देखिए सेकंड हमारा यहाँ पर आ रहा है, उसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये भी वर्किंग फाइन है, मतलब सही वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये कि हम डबल कोड, सिंगल कोड, हम किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, इसके लिए हम बिल्कुल फ्री हैं। ये देखिए अब मैं सिंगल कोट्स में चला रहा हूँ, ये भी वर्क कर रहा है, मतलब आप किसी भी तरीके से इसको रन कर सकते हैं। बट हमारी तरफ से ये आपको सजेशन है कि आप डबल कोड और सिंगल कोड का यूज़ करें प्रोग्रामिंग में। ये एक स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड वेब जो कम्युनिटी है वो भी रिकमेंड करती है कि आप इसको कैपिटल स्मॉल लेटर में यूज़ करें, लोअर केस में जो हमारे एलिमेंट है, एट्रीब्यूट्स हैं, और कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की वो सारी कुछ, और सिंगल कोड डबल कोड का यूज़ करें ही करें कैसे भी करके आप। और ये एक अच्छी हैबिट है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और कुछ मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कभी कभी आपको कोड्स का उपयोग करना होगा। यह उदाहरण टाइटल एट्रीब्यूट को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि इसमें स्पेसेस है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं अगर कोड्स यूज़ नहीं करूँ, जैसे हमारा गलत तरीका जो है, पहले वो देख लेते हैं, गलत तरीके को देख लेते हैं। एक मैं BR टैग लगा देता हूँ जिससे हमें लाइन ब्रेक मिल जाए। देखिए टाइटल हमने दिया और यहाँ पर कोई डबल कोड और सिंगल कोड हमने यूज़ नहीं करा इसकी वैल्यू को दिखाने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने सेव कर दिया है फाइल को, और मैं देखिए इस पर होवर लिख गया, सिर्फ मेरे को ये वेलकम बता रहा है। दिस इज़ ITech एजुकेशन पे सिर्फ ये वेलकम बता रहा है, और हमने क्या लिखा है, वेलकम ITech एजुकेशन। अगर यहीं मैं डबल कोड्स यहाँ पर ऐड कर दूँ और सेव कर दूँ, तो देखिए माउस ओवर के देखिए वेलकम ITech एजुकेशन।
अब ये हमें प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। अब मैं सिंगल कोट्स में एक बार इसको ले जाता हूँ, सेव कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। ये देखिए प्रॉपरली शो हो रहा है। मतलब आप सिंगल और डबल कोट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। सिंगल और डबल कोट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ना करें, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती, हम इसके बारे में इसको सोच लेते हैं। देखिए एट्रीब्यूट वैल्यू के आसपास डबल कोट्स HTML में सबसे कॉमन है, लेकिन सिंगल कोट्स का भी उपयोग किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में जब एट्रीब्यूट्स वैल्यू में डबल कोट शामिल होते हैं तो सिंगल कोट्स का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। एक एग्जांपल से हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने ये दिया हुआ है ना, देखिए इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। ये जो हमारा iTech एजुकेशन एग्जाम्पल 1 है, ये देखिए, और इसका जो वैल्यू है वो कुछ ये है, हमें ये शो हो रही है iTech, और उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा www.itecedu.co.in, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो इस तरह से देखिए ये शो होगा। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर जैसा कि हम नीचे कर रहे थे पेस्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो iTech एग्जाम्पल 1 पे हम चलते हैं, एंटर। ये देखिए iTech एजुकेशन एग्जाम्पल 1, इस पर मैं ओवर लेके गया। ये देखिए मेरे को डबल कोट्स में आप देख पा रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको, iTech, उसके बाद स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट www.itecedu.co.in, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर एजुकेशन। ये देखिए प्रॉपर दिख रहा है। ठीक इसी तरह से अगर जैसे मेरे को सिंगल इन्वर्टेड कोमा अंदर दिखाना है तो मुझे इसका बस अपोजिट करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ मैं सिंगल की जगह डबल कर दूंगा, और ये जो डबल की जगह इसको सिंगल कोट कर दूंगा। सिंगल करा मैंने और यहाँ डबल कर दिया। ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा ये प्रिंट होगा तो इसके साथ में अंदर ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में मेरा डोमेन जो है वो शो होगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव है, और इसको मैं एंटर करके व्यू करता हूँ। एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 2 करता हूँ, सेव। एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। ये देखिए अब आपको सिंगल में दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए iTech, उसके बाद फिर आपको स्पेस, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा www.itecedu.co.in, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, स्पेस एजुकेशन। तो ये हमने जैसा डिफाइन किया हुआ था हमें वैसा इसका रिजल्ट मिल रहा है। देखिए इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो से रिलेटेड है। पहला है HTML एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ में हो सकते हैं, कुछ में नहीं भी हो सकते हैं। एंकर जो टैग है ए टैग में href एट्रीब्यूट उस पेज के URL को स्पेसिफाई करता है जिस लिंक पर जाना है, वो हमने स्पेसिफाई करके देख ही लिया है href में। img टैग में src एट्रीब्यूट डिस्प्ले होने के लिए पाथ को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, हमने src एट्रीब्यूट में पाथ भी स्पेसिफाई करके देख लिया। क्या डिस्प्ले हो रहा था वो हमें दिख गया था, हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही थी लोगों की। img एट्रीब्यूट टैग में विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स इमेज के लिए आकार की जानकारी प्रदान करता है। ये हमने इसको भी करके देख लिया है, हमने इमेज को ख़राब भी करके देखा था विड्थ बढ़ा के। और आगे चलते हैं। img टैग में alt अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट एक इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रदान करता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसलिए जैसे मान लो इमेज हमारी शो नहीं हो पाई तो वहाँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हमने डिफाइन करा है वो हमें वहाँ दिखेगा। स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग स्टाइल्स को किसी एलिमेंट में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि रंग, आकार, फॉन्ट, बहुत कुछ। तो हमने रंग भी करके देख लिया, फॉन्ट नहीं करके देखा था, ये सब हम आगे करेंगे। और HTML टैग की लैंग एट्रीब्यूट वेब पेज में भाषा की घोषणा करती है, और साथ में कंट्री का भी, वो भी देख लिया था। टाइटल एट्रीब्यूट एक एलिमेंट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी को परिभाषित करती है। टाइटल एट्रीब्यूट में जो भी हम लिखते हैं, जैसे हम वहाँ माउस लेकर जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमने दिखा है iTech एजुकेशन एग्जाम्पल 2, इस पर हम जैसे माउस ओवर करते हैं तो हमें ये जो एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं, ये हमने टाइटल में एट्रीब्यूट में वैल्यू दिया हुआ था, तो उस तरह से हमें दिख रहा है।
तो इस तरह से हम कुछ अतिरिक्त जानकारी जो इससे रिलेटेड हमें देनी है हम उसको इस तरह से टाइटल में दे सकते हैं।